Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. Hello दोस्तों, welcome once again. So today's our topic is measures of dispersion. So we started from data. डेटा क्या होता है, डेटा के क्या सोर्सेज होते हैं, डेटा के क्या टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा को नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल पे मेजर करते हैं, एंड क्वांटिटेटिव डेटा को जो है हम इंटरवल एंड रेशियो स्केल पर मेजर करते हैं। डेटा को हम टेबल एंड ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमें कोई पिन वैल्यू चाहिए तो उसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी होती है मीन, मोड एंड मीडियन, यानी सेंट्रल वैल्यू होता है डेटा सेट। आपने देखा होगा कि ये एक सिटी है, इसमें आप ऐसे रह रहे हो, सपोज आप ऐसे यहाँ पे रह रहे हो, और आपको पार्टी के लिए एक लोकेशन सिलेक्ट करनी है, तो आपने ये लोकेशन सिलेक्ट की, ये आपकी सेंट्रल लोकेशन आ गई। वैसे ही दूसरी सिटी है जिसमें आप ऐसे रह रहे हो, इसमें भी आपने लोकेशन सिलेक्ट की, और ये लोकेशन भी सेंट्रल लोकेशन यहाँ आ गई। अब दोनों में सेंट्रल लोकेशन तो सेम है, लेकिन इसके आसपास रहने वाले लोगों से डिस्टेंस डिफरेंट है ना। इसमें इसकी डिस्टेंस यहाँ से बहुत दूर है, इसमें कम है। तो पिन लोकेशन जो है, एक सेंट्रल लोकेशन, वो है एक्चुअली डेटा को पूरा नहीं बता सकती, क्योंकि अगर आप एक साथ रह रहे हो तो भी सेंट्रल लोकेशन भी आएगी, और आप फैले फैले रह रहे हो पूरी सिटी में तो भी सेंट्रल लोकेशन सेम आएगी, तो पूरा डेटा को नहीं बताती। उसके लिए उस सेंट्रल लोकेशन के आसपास कितना फैलाव है वो हमें ज़रूरी है, एंड दैट फैलाव इज नोन एज स्प्रेड और डिस्पर्सन। So we will study measures of dispersion in today's class. So सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन, मोड एंड मीडियन। ये एक सिंगल वैल्यू बताती है डिस्ट्रीब्यूशन की, और जो कि उस एक डेटा सेट को मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंट करती है। सपोज ये वैल्यू है तो इसका मीडियन जो वो 6 हो गया। लेकिन हमने अभी देखा था कि कोई भी सेंट्रल वैल्यू है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, क्योंकि डेटा का जो फैलाव है, डेटा का जो स्प्रेड है, वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्पर्सन की। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है वो डिग्री टू विच द स्कोर्स आर स्प्रेड आउट और क्लस्टर टुगेदर। इसका ये होता है कि वेरिएबिलिटी कितनी है, एक डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कितनी है। अगर आप एक सिटी के बीच में रहते हैं, कंडेंस्ड रहते हैं, तो वेरिएबिलिटी आपकी कम होगी, और अगर आप दूर दूर तक चारों कोनों में रहते हैं तो वेरिएबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम रेंज से देखते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज से देखते हैं, रेंज कोफिशिएंट से देखते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन से देखते हैं, फिर वेरिएंस से देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से देखते हैं, और परसेंटाइल से देखते हैं। स्टडी 1 बाय 1। और बी में काम करने वाले लोगों की इनकम दी गई है, आपको इनका मीन निकालना है। तो फैक्ट्री ए का मीन क्या होगा, 65, और फैक्ट्री बी का मीन क्या होगा, 65। दोनों का मीन सेम है। अब आप डेटा की तरफ देखो, फैक्ट्री बी में जो है 60 to 70 की रेंज में, बट मीन हमारा 65 आ रहा है। फैक्ट्री ए में 35 to 100 की रेंज में, एंड मीन भी यहाँ भी 65 आ रहा है। तो मीन यहाँ पे ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा है, किसी की बेचारे की 35 है तो किसी की 100 है, और मीन जो है वो 65 आ रहा है। यहाँ पे मीन 65 आ रहा है,
लेकिन जो सबसे कम है वो 60 है, सबसे ज़्यादा 70 है। तो इसलिए मीन जो अकेला जो है या कोई भी सेंट्रल वैल्यू अकेली जो है वो सफिशिएंट नहीं होती डेटा को बताने के लिए। तो हमें स्प्रेड देखना पड़ेगा, और स्प्रेड में सबसे पहले आता है रेंज। रेंज होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी डेटा सेट की, उससे अगर मिनिमम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो रेंज होती है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है थर्ड क्वार्टाइल से फर्स्ट क्वार्टाइल को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। क्वार्टाइल का मतलब एक डेटा सेट में 4 पार्ट। 4 पार्ट करने के लिए हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3। 3 लगाने पड़ेंगे। ओके, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 पार्ट हो गए। दिस इज Q1, Q2, Q3। हमने देखा था बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में Q2 इज मीडियन। Q3 से Q1 को जब घटा देंगे दैट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये हमारे पास दो डेटा सेट दिए हुए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इनकी हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ए में मैक्सिमम वैल्यू इज 35, मिनिमम वैल्यू इज 6। बी में मैक्सिमम वैल्यू इज 25, मिनिमम वैल्यू इज 15। तो यहाँ पे रेंज आएगी 29, यहाँ पे रेंज आ जाएगी 10। ये डेटा को अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से शो करते हैं, तो भी हम देख सकते हैं ये एक जगह पे क्लस्टर्ड है और ये दूर दूर तक फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है। हमारा रेंज जो है वो भी यही बता रहा है कि इसकी रेंज 29 है, इसकी रेंज 10 है। ये जो डेटा दिया गया है हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम इज 3616, मिनिमम इज 5, तो 3615। इट मीन्स रेंज जो है वो आउटलायर से इफेक्ट होती है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज आ गई सिर्फ एक डेटा अलग होने से, तो ये रोबस्ट टू आउटलायर से नहीं होती। इसलिए बहुत अच्छा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। रेंज से रिलेटेड कोफिशिएंट रेंज से रिलेटेड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू। हमें डेटा सेट दिया हुआ है, उसकी रेंज निकालनी है और इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू इज 28, मिनिमम वैल्यू इज 3, तो रेंज आ जाएगी 25। इंटरक्वार्टाइल रेंज करने के लिए क्या करेंगे? पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। अगर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिया तो जो मिडल मोस्ट वैल्यू है दैट विल बी द मीडियन। मिडल मोस्ट वैल्यू जो है दैट विल बी द मीडियन। सो मिडल मोस्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है 6। तो अब हमारे पास दो डेटा सेट बन गई, एक 6 से पहले का डेटा सेट, दूसरा 6 के बाद का डेटा सेट। अब हम दोनों डेटा सेट का मीडियन निकालेंगे। तो नीचे वाले का मीडियन आएगा, क्योंकि अब हमारे पास n जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n ओड है। और मैंने बताया था जब n ओड आ जाए तो मीडियन होगा n/2 एंड n/2 प्लस 1 वैल्यू का अरिथमेटिक मीन। तो 4 और 5 का अरिथमेटिक मीन 4.5। ऐसे ऊपर वाले का मीडियन आ जाएगा 7। अब हमारे पास Q1 Q2 Q3 आ गया। Q2 इज 6, Q1 4.5, Q3 इज 7। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगी Q3 माइनस Q1, 7 माइनस 4.5, इट विल बी 2.5 डेज। इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो मिड 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। सैंपल में जो मिड 50% लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब अगर हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल ली तो हमने देखा था कि इससे हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना सकते हैं। ये बॉक्स होता है, बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो Q3 होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो Q1 होता है।
ऊपर वाला विस्कर 1.5 इंटू IQR होता है, नीचे वाला विस्कर 1.5 इंटू IQR आता है। ये जो पॉइंट होगा वो होगा Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, नीचे वाला पॉइंट होगा Q1 माइनस 1.5 IQR, Q1 माइनस 1.5 IQR, और इसके बियॉन्ड जो वैल्यू होगी जो सर्कल में दिखाई गई है, इनको कहते हैं आउटलायर। और इन आउटलायर को बोलते हैं टूकीज आउटलायर। अगर नीट पीजी में आपके क्वेश्चन आता है व्हाट इज टूकीज आउटलायर, तो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट में जो आउटलायर्स दिखाए जाते हैं दैट इज टूकीज आउटलायर। बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट और इंटरक्वार्टल रेंज जो हमने पहले डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आती है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिकल नॉर्मल कर्व बने, तो मीन, मोड एंड मीडियन बराबर होते हैं, उसमें ऐसा बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बनेगा। सिमेट्रिकल है या नहीं ये देखने के लिए हम व्हिस्कर का यूज करते हैं। अगर दोनों व्हिस्कर बराबर हैं इट मींस सिमेट्रिकल है। इस डायग्राम में व्हिस्कर एक छोटा एक बड़ा है, जो जिस साइड से व्हिस्कर बड़ा होगा डेटा उधर ही स्क्यूड होगा। तो राइट साइड में बड़ा है व्हिस्कर तो राइट स्क्यूड होगा। और अगर इसको हम नॉर्मल कर्व से भी देखें तो हमने बात की थी कि अगर हम इसको एक माउंटेन मान के जिधर से क्लाइंब करना प्रीफर करेंगे उधर स्क्यूड होगा, तो इधर से हम प्रीफर करेंगे दैट इज राइट स्क्यूड। और राइट स्क्यूड में मीन is greater than median is greater than mode। and box and whisker प्लॉट की सहायता से देखें तो मीडियन उधर चला जाएगा जिधर डेंस होगा, डेटा ज्यादा होगा। इसमें डेटा इधर ज्यादा है तो मीडियन इधर आ जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट स्क्यूड में व्हिस्कर जो लेफ्ट साइड की तरफ बड़ा होगा, जिस साइड व्हिस्कर बड़ा होगा उस साइड का डेटा स्क्यूड होगा। और नॉर्मल कर्व की तरफ देखें तो जिधर से हम क्लाइंब करना प्रीफर करेंगे उधर ही स्क्यूड होगा। इस पर्टिकुलर कर्व में हम लेफ्ट साइड से प्रीफर करेंगे तो ये लेफ्ट स्क्यूड होगा। मीडियन जो है जिधर डेटा डेंस होगा उधर खिसक जाएगा। इसमें इस साइड में डेटा डेंस है तो मीडियन इधर खिसक गया। ओके, तो सिमेट्री जो आपको देखनी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, राइट या लेफ्ट स्क्यूड है, वो व्हिस्कर से, मीडियन से नहीं, व्हिस्कर से। जिधर व्हिस्कर बड़ा होगा उधर स्क्यूड डेटा होगा। सो हमने डिस्कस किया रेंज एंड इंटरक्वार्टल रेंज एंड रेंज कोफिशिएंट। अब आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब एक डेटा सेट के 100 पार्ट कर देना। कितने? 100 पार्ट कर देना। क्वार्टाइल मतलब एक डेटा सेट के 4 पार्ट कर देना। टर्टाइल मतलब एक डेटा सेट के 3 पार्ट कर देना। क्विंटाइल मतलब एक डेटा सेट के 5 पार्ट कर देना। डेकाइल मतलब एक डेटा सेट के 10 पार्ट कर देना। परसेंटाइल 100 पार्ट कर देना। क्वार्टाइल 4 पार्ट कर देना। टर्टाइल 3 पार्ट कर देना। क्विंटाइल 5 पार्ट कर देना। डेकाइल 10 पार्ट कर देना। परसेंटाइल को जो है सेंटाइल भी बोला जाता है। ये नॉन सेंट्रल वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू नहीं होती, हम देख ही रहे। तो अब हमें पूछे कोई कितना परसेंटाइल होगा या कितना डेकाइल होगा, तो जितना पूछे उसको बोलते हैं के। क्या पूछा है? 100 पार्ट में से पूछा तो के इंटू 100, के डिवाइडेड बाई 100 इंटू एन, इससे आ जाएगा। अगर हमें डेकाइल पूछा है तो कौन सा डेकाइल पूछा है? के डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 पार्ट्स होते हैं, इंटू 100। ऐसे अगर हमें क्विंटाइल पूछा है, के डिवाइडेड 5 इंटू एन। गॉट इट? ये अब डेटा सेट है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इसमें 15th एंड 19th सेंटाइल पूछा है। सेंटाइल मीन्स परसेंटाइल, सेंटाइल मीन्स परसेंटाइल। तो जहां फ्रीक्वेंसी दी हुई हो वहां सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 2, 5,
5, 12, 17, 20। n इज 20, सेंटाइल करने के लिए हमें 20 से n इज 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 पूछा है, 50 तो k आ जाएगा 50। 100 में से पूछा है तो डिवाइडेड बाई 100। तो ये आएगा 10। अब हमें देखना है कि 10 वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। 10 वैल्यू लाई कर रही है, यहाँ तक तो 5 आ रहा है, तो इसमें 10 वैल्यू लाई कर रही है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो x होगा दैट इज परसेंटाइल। क्या होगा? परसेंटाइल। 50th परसेंटाइल विल बी 15। 50th परसेंटाइल विल बी 15। दूसरा हमें पूछा 19th परसेंटाइल। 90, k इज 90। परसेंटाइल पूछा 100, n इज 20, तो ये आया 18। कितना आया? 18। अब 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करेगी? 17 तक यहाँ आ गया, इसके बाद में 18 इसमें आएगी। इसके corresponding x जो है that is 17, so 19 percentile will be 17। ये में एक डेटा सेट और दिया हुआ है 200 पेशेंट का, 200 पेशेंट आर देयर। हमें निकालना है 35th सेंटाइल। हमें सिर्फ n चाहिए, बीच के डेटा सेट से हमें कोई मतलब नहीं है परसेंटाइल सेंटाइल डेकाइल निकालने के लिए। k कितना है यहाँ पे? 35। सेंटाइल से पूछा है 100 इंटू 200, कितना आ जाएगा? 35 सेंटाइल 70। नेक्स्ट इज 7th डेकाइल। k कितना है यहाँ पर? 7। डेकाइल में से पूछा है, डेकाइल इज 10 पार्ट्स इंटू n इज 200, ये आ जाएगा 140। नेक्स्ट पूछा थर्ड क्विंटाइल। k इज 3, क्विंटाइल मीन्स 5 पार्ट्स, कितने में से? 200 में से, तो ये आ जाएगा 120। एंड लास्ट इज सेकंड tertile। k is second divided by tertile are 3 parts, n is 200 and it will be 133.33। got it? So it is centile, decile, quintile, tertile, very easy concept। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है ग्रोथ चार्ट्स में। ग्रोथ चार्ट्स में हम यूज करते हैं, उसमें परसेंटाइल या सेंटाइल होते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि माइल्ड माल न्यूट्रिशन है, मॉडरेट है, सीवियर न्यूट्रिशन है। नॉर्मल कितना होता है? इससे इसके बीच में नॉर्मल होता है। थर्ड परसेंटाइल से 97th परसेंटाइल के बीच में नॉर्मल होता है। तब अब तक हमने पढ़ा, रेंज कोफिशिएंट, इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेंटाइल एंड परसेंटाइल। नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो मीडियन का भी हो सकता है और मीन का भी हो सकता है। इसके नाम में मीन है, बट ये मीडियन और मीन के लिए अलग अलग होगा। मीन का जब होगा तब उसका फॉर्मूला होगा x माइनस एक्स बार का सम डिवाइडेड बाई n, और जब मीडियन का होगा तो x माइनस एक्स बार, ये x बार है वो मीडियन है और ये x बार है वो मीन है। दोनों को x बार से ही रिप्रेजेंट किया गया है, बट अगर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हम मीन का निकालेंगे तो मीन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पर मीडियन लेंगे। अब इसका क्या काम है? वैसे तो हम डिस्पर्सन बताने के लिए यूजुअली जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, लेकिन अगर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन लें तो वो ज़्यादा रोबस्ट होता है, क्योंकि
हम आगे देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्क्वायर कर देते हैं, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें स्क्वायर नहीं करते, इसलिए ये ज़्यादा रोबस्ट होता है। और अगर आउटलायर हो तो अपने सबको पता है कि मीडियन तो और ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मीडियन का होता है, तो वो तो और भी अच्छा होगा, इसलिए इट इज रोबस्ट देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ मीन इज नियरली इक्वल टू 0.8 into standard deviation. Now coming to standard deviation. Standard deviation is the most commonly used method of dispersion. लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये उस टाइम यूज किया जाता है जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी यूज की जाती है जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो? मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन का ही यूज होता है। So it uses the mean of distribution as a reference point and measures variability by considering the distance between each score and then mean. ये हर स्कोर की मीन से कितनी डिस्टेंस है वो मेजर करता है। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। सपोज ये हमारा डेटा सेट है, तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद में हर डेटा सेट की मीन से कितनी डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो इसके लिए सबको हमें मीन से जो है सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो आ गया उसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो एक्स माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, इन सबको टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद में उसको n-1 से डिवाइड कर देंगे। n-1 से डिवाइड कर देंगे और ये जो फॉर्मूला आया है x माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, इट इज वेरियंस। क्या हुआ? इट इज वेरियंस। अगर n 30 से ज्यादा है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो हम आगे पढ़ेंगे उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन लगभग नॉर्मल हो जाता है, तो हम n-1 को n कंसिडर कर लेंगे अगर n जो वो 30 से ज्यादा होगा। अब हमारे पास वेरिएंस आ गया। अगर इस वेरिएंस को रूट कर दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला आया रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। रूट ये पूरे पे आएगा। ये हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है, इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, रेंज निकालना है, मीन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। रेंज कितना आएगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इज 86, मिनिमम वैल्यू इज 59, तो रेंज विल बी 27। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालेंगे। टोटल 12 ऑब्जर्वेशन हैं, तो मीन आएगा 72 पर मिनट। अब मीन को हर डेटा सेट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये डेटा सेट है, टेबल में हमें दिया हुआ है, इसे सबको 72 72 72 सब्सट्रैक्ट करेंगे। आपको इसी टेबल बना के करना है। पहले आपको दिया हुआ होगा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में इसको पहले आपको एक्स की वैल्यू दी हुई होगी, उसमें से मीन को करना है, नेक्स्ट कॉलम में एक्स माइनस म्यू करना है, तो साइन के साथ आपको रखना है। -13, 62 -72 इज -10, ऐसे करके पूरा करना है। अब ये जो कॉलम में वैल्यू आ रही है इसको स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर इज 169, 10 का इज 100, 8 का इज 64, ऐसे पूरा करोगे। फिर उसको सम ऑफ स्क्वायर्स कर लेंगे। एसएस इज सम ऑफ स्क्वायर, दैट इज 772। अब हम वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, क्योंकि
सैंपल साइज यहाँ पे 12 है, तो x माइनस म्यू स्क्वायर का टोटल इज 772 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 70.18 इज द वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका हम रूट कर देंगे, 8.87 आएगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें स्प्रेड बताता है। अगर छोटा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, सपोज ये सेंट्रल वैल्यू है, इसका छोटा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो मतलब स्प्रेड कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा तो मतलब इसके दोनों तरफ स्प्रेड ज़्यादा है। ये डेटा दिया हुआ है, ये सेंट्रल वैल्यू है, ये लाइन, इसके आसपास डेटा है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। ये डेटा अगर दूर दूर चला जाएगा ये ग्रीन लाइन से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबिलिटी बताता है कि सेंट्रल वैल्यू के आसपास डेटा कितना स्कैटर्ड है। अब यूज क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, हमने नॉर्मल कर्व पढ़ा था। नॉर्मल कर्व जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब बनाते हैं, और इस नॉर्मल कर्व में हम देखेंगे कि ज़्यादातर डेटा सेंटर में लाई करता है, तभी तो सेंटर में ये पीक पकड़ रहा है और टेल्स जो है वो नीचे एक्सिस की तरफ आ रही हैं। दो वो एक्सिस की अप्रोच करती हैं बट वो कभी भी टच नहीं करती। प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें 68.2% ऑफ ऑल डेटा लाई करता है। अगर इसी को प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दें तो 95.4% डेटा आ जाएगा, और अगर इसको प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दें तो 99.8% डेटा आ जाएगा इसका। अब हमें डेटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सिंपल, सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए अगर हमारे पास क्लास इंटरवल हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे। यहाँ पे हमने निकाल ली 100 से 120 की मिड वैल्यू आ गई 110, इससे सबकी निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 110 विल बी 550, ऐसे सबके करेंगे, टोटल आ जाएगा 27390। अब हमारे पास मीन आ जाएगा। मीन का फॉर्मूला होगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। मीन आएगा 176.7। अब ये मीन जो आ गया 176.7, इस मीन को हम एक्स जो मिडल वैल्यू थी उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मीन को इस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान रखना है, क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है उससे मीन को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, 66.7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, 46 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, 26.7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब स्क्वायर करने के बाद में ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो हमें इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसका सम करना है, अब हमें इसका सम करना है, और वेरिएंस आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। सम ऑफ एफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको एफ से डिवाइड करेंगे, एफ इज 155, तो वेरिएंस आएगा 1240.15। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा रूट ऑफ वेरिएंस। गॉट इट। बहुत इजी है, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे जो हमें दिया हुआ हो उसके बाद में हम हर कॉलम स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इस अप्रोच से करोगे तो बहुत इजी होगा। नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये हमें दो डेटा सेट दिए हुए हैं। एक ही सैंपल के, सपोज आप ही के हैं, आपका वेट दिया हुआ है और डायस्टोलिक बीपी दिया हुआ है, और पूछा है कि दोनों को कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करेंगे, मीन से करेंगे? नहीं, मीन की यूनिट होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन से करेंगे? नहीं,
वो तो मीन की तरह ही होता है, उसकी यूनिट भी मीन हो जाएगी। तो कैसे करेंगे उसको? करने के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, चूंकि ये कोफिशिएंट है देन इट इज यूनिट लेस, और यूनिट लेस होगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम दोनों डेटा का मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद में दोनों डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला होगा COV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ध्यान रखना है, जो छोटा होगा वो न्यूमरेटर होगा, जो बड़ा होगा वो मीन होगा यूजुअली, अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटा कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमरेटर होगा। सो लेट्स कैलकुलेट। ये हमारे पास दोनों डेटा सेट है। पहले वेट का मीन निकाला, तो वेट का मीन आ गया 51.1 किलोग्राम। डायस्टोलिक बीपी का मीन आ गया 132.5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो वेट का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 6.01। डायस्टोलिक बीपी का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 15.14। अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन 6.01 है, मीन जो है वो 51.1 है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया 11.76। सिमिलरली इधर स्टैंडर्ड डेविएशन 15.14 है, मीन जो है वो 135.5 है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया 11.46। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वेरिएबिलिटी बताता है, तो इसकी वेरिएबिलिटी 11.76 आई है, इसकी वेरिएबिलिटी 11.46 आई है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो बता देंगे कि किस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, वेट में या डायस्टोलिक बीपी में? वेट में, स्लाइटली मोर वेरिएबिलिटी देन डायस्टोलिक बीपी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हमने पढ़ा रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ठीक है। अब एक आता है स्टैंडर्ड एरर। आपने देखा होगा ये सिटी में आप ही रहते हैं, ये आपका मेन लोकेशन होगी और यहाँ आप ऐसे रहते हो, तो आपकी जो एवरेज डिस्टेंस है इससे वेरिएबिलिटी है आप लोगों की, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिटी ए की है, ऐसे सिटी बी की होगी, ऐसे सिटी सी की होगी, ऐसे सिटी डी की होगी, ऐसे सिटी ई की होगी, सब सिटी की होगी। और जब इन सब सिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन हम ले लेंगे कि एवरेज वेरिएबिलिटी कितनी है, सबका स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ले लिया। अब उन सबके स्टैंडर्ड डेविएशन में एक जैसा तो होगा नहीं। सपोज कहीं पे 2 किलोमीटर स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो इन सब वेरिएबिलिटी की जितनी वेरिएबिलिटी होगी दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ओके, और इसको इस फॉर्मूला से देते हैं, स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक सैंपल का होता है, एक का ही है। सारे सैंपल ले लिए तो क्या बन गया? मैंने बताया था जब सारे सैंपल आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन का होता है, पॉपुलेशन का जो होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो पैरामीटर होता है, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन बोलते हैं। ये हुआ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ऐसे ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन होता है, P इज प्रोपोर्शन इंटू 1 माइनस प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाई n का रूट। और ऐसे डिफरेंस ऑफ मीन का भी होता है, S1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
थिन सैंपल, उसका ये फॉर्मूला होगा। इज स्टैंडर्ड एरर ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन? नो, हमने अभी देखा था कि इट इज मेजर ऑफ प्रिसीजन, नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के मेजर्स क्या क्या होते हैं? रेंज होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन होता है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड एरर प्रिसीजन या अनसर्टेनिटी बताता है। सो व्हाई डज स्टैंडर्ड एरर मैटर? स्टैंडर्ड एरर का क्या काम होता है ये हम पढ़ेंगे। एक तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बताता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करने में काम में आता है। टी टेस्ट, जेड टेस्ट हम जब लगाएंगे तब काम में आता है। और जब सैंपल बढ़ता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, जब सैंपल बढ़ता है तो स्टैंडर्ड एरर कम हो जाता है, प्रिसीजन बढ़ता है। इसका मतलब प्रिसीजन बढ़ता है, स्टैंडर्ड एरर कम हो जाता है। तो प्रिसीजन बढ़ता है। और प्रिसीजन कब बढ़ेगा? जब स्टैंडर्ड एरर कम होगा। स्टैंडर्ड एरर कम होगा जब n बढ़ जाएगा। सो जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा उतना ज्यादा स्टैंडर्ड एरर कम होगा। गॉट इट? सो हमने आज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा। उसमें सबसे पहले आता है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये हमें बताता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम की वैल्यू। आउटलायर से इफेक्ट होता है तो नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स। इसकी यूनिट जो डेटा की यूनिट होगी वही होगी। बहुत इजी होता है, बहुत फास्ट होता है कैलकुलेट करने में, इसका एडवांटेज होता है। देन इंटरक्वार्टाइल रेंज इज Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन इज इंटरक्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई 2। ये मिडिल 50% विड्थ को बताता है। ये चूंकि मीडियन यूज करता है और मीडियन जो है वो आउटलायर से रोबस्ट होता है, इसलिए इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। इसकी यूनिट भी सेम यूनिट होती है जो डेटा सेट की यूनिट होगी। ये मीडियन काम में लेता है तो स्क्यूड डेटा में इसको हम काम में ले सकते हैं। बॉक्स प्लॉट बनाने में भी इसका यूज होता है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ मीन एंड मीडियन, ये एवरेज वॉकिंग डिस्टेंस टू द सेंटर होता है। इट इज रोबस्ट देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। जब मीडियन यूज हो रहा हो, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मीन का भी होता है, मीडियन का भी हो रहा है। जब मीडियन यूज हो रहा हो तो ऑब्वियसली इट विल बी रोबस्ट टू आउटलायर्स। यूनिट सेम एज ऑफ डेटा सेट। सिंपल रोबस्ट समरी होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस मोस्ट कॉमनली यूज होता है। क्योंकि मीन यूज करता है इसलिए आउटलायर के साथ रोबस्ट नहीं होता। यूनिट जो उसकी सेम यूनिट होती है जो डेटा की यूनिट होती है। और वेरिएंस की चूंकि स्क्वायर होता है तो जो यूनिट होगी उसकी स्क्वायर होगा। अगर मीटर है तो उसका मीटर स्क्वायर होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो तब ये यूज किया जाता है। पैरामेट्रिक टेस्ट हो, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। जब पैरामेट्रिक टेस्ट हो तब ये यूज किया जाता है। देन इंटर परसेंटाइल रेंज। इंटर परसेंटाइल रेंज होती है 19th परसेंटाइल माइनस 10 परसेंटाइल। ये सेंट्रल 80% विड्थ बताता है। चूंकि ये सेंट्रल वैल्यू नहीं होता तो रोबस्ट टू आउटलायर्स होता है। इसकी यूनिट भी सेम होती है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से कैलकुलेट करते हैं। इसका आउटलायर से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि ये कोएफिशिएंट होता है। और वैसे देखा जाए तो ये कैलकुलेट मीन से होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से होता है जो कि आउटलायर से इफेक्ट होते हैं, तो रोबस्ट नहीं होता। परसेंटेज होता है, यूनिट लेस होता है। जब डिफरेंट यूनिट्स हो तो कंपेयर करने में ये काम में आता है। सो आज हमने पढ़ा डिस्पर्सन। इससे पहले हम मीन, मोड एंड मीडियन पढ़ चुके हैं। तो मीन, मोड, मीडियन एंड डिस्पर्सन को हमें काम में कैसे लेते हैं, ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।